चेयरमैन NHAI। हमारे साथ मौजूद हैं श्री गिरिधर अरमाने जी, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी एंड चेयरमैन RII-MPL, श्री राजेंद्र कुमार, who is the member finance NHAI, and also an MD and CEO RII-MPL. So shall we begin? मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा पीछे कृपया करके शोर न मचाएं। आप बीच में मत रहिए। हेलो, नमस्कार। वैसे आप सबको और विशेष रूप से आपके मार्फत मैं सभी इन्वेस्टर को, जिन्होंने आज हमें बहुत टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, इसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। NHAI के जो रोड एसेट्स है, हमारे 4 मोड है काम करने की। एक EPC मोड है जिसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और बाद में टोल के द्वारा उसको हमको इनकम मिलता है। फिर एक BOT है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, जिसमें हमारे रोड एसेट में जो इन्वेस्टर और कॉन्ट्रैक्टर है वो रोड बनाता है और रोड बनाने के बाद 10 साल 12 साल कोट करता है, इतने साल तक टोल लूंगा, बाद में हमको वो वापस कर देता है। हाइब्रिड एन्युटी है तीसरा मोड है, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ। उसमें 40% हम उसमें सपोर्ट देते हैं और 60% इन्वेस्टर और बैंक मिलकर इन्वेस्ट करती है। अब ये जो अलग अलग प्रकार के मोड थे, उसमें हमने NHAI के जो मॉडल एग्रीमेंट था उसमें से भी रिस्क निकाल दी है। ये 10% से ज़्यादा निकलता है तो उसमें हम लोग शेयर करते हैं 50-50। कम हुआ तो भी हम उसको कॉम्पेंसेट करते हैं और इसलिए ये रिस्क फ्री है। और इसी के कारण आप काफ़ी बड़े प्रमाण पर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे इन्वेस्टर से रिस्पांस भी अच्छा है। जो आज सबसे आखिरी बात जो मैंने कही कि हम लोग रोड यूज़र कौन है, तो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास ऐसे लोग हैं, उनको रोड का बेनिफिट मिलता है रोड अच्छे बनने के कारण। तो हम रोड बनने का भी बेनिफिट उनको देना चाहते हैं, रोड यूज़र को, और जो है उसी को हम लोग इसका बेनिफिट मिले और वो रोड यूज़र, रोड इन्वेस्टर बने, ये भी हमने शुरू किया है। और इसलिए पब्लिक का भी इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। पिछले बार जो हमने इन्विट मॉडल में किया था उसमें हमने 8.05% रिटर्न, एश्योर्ड रिटर्न दिए थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने उस समय ये निर्णय किया था कि जो ऐसे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे उनको 8.05% का इंटरेस्ट हम मंथली उनके अकाउंट में जमा करेंगे। 8.05 ईयरली है, पर क्योंकि वो पेंशनर्स है, रिटायर्ड लोग हैं, तो इनको ये जमा होगा। और अब उनकी इन्विट की कीमत जो 100 थी आज 140 हो गई, तो वो भी फायदा हो गया। तो बैंक में या कहीं डिपॉजिट रखते हैं तो 4.5-5% पे मिलता है और यहाँ रिटर्न 18 से 22% तक गया है। तो नेचुरली छोटे छोटे लोगों को इसमें अट्रैक्ट करके उनके पैसे से रोड बने, रोड यूज़र के, और बेनिफिट भी उनको मिले, इसके तरफ हम जा रहे हैं। इसमें हमने टेक्नोलॉजी में काफ़ी सुधार किया है। रोड कंस्ट्रक्शन में जैसे सुधार किया वैसे टोल कलेक्शन में किया है। पहली बार टोल पे कैश पेमेंट करना पड़ता था, फिर हमने फास्ट ट्रैक लाया, अभी हमने मल्टी लेन फ्री फ्लो ये लाया है। इसमें ऐसा है कि हम लोग, हमारा फास्ट ट्रैक भी है और AI टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नंबर प्लेट का भी फोटो निकालकर डायरेक्ट उससे लिंक करके वो बैंक अकाउंट से उतना जहाँ से उन्होंने एंट्री की और जहाँ से बाहर निकले उतना ही पैसा
उनके बैंक अकाउंट से निकलेगा। और जो ट्रक है ज़्यादा लोड होंगे, तो जैसे 10 टन का ट्रक है, तो उसके बारे में हमने नियम बनाए, तो ज़्यादा उसके बारे में जो फाइन लगता है वो भी हमको अब यूपीए कार्ड के द्वारा या बाकी भी कार्ड का उपयोग करके देंगे। 1 अप्रैल से कास्ट जो कैश ट्रांजैक्शन है वो हमने बंद किया है। अभी हमारा टोल इनकम अलग अलग प्रकार के सोर्स है, पूरा 80 to 85,000 करोड़ है और ये ईयरली है। और अब इसमें से पहले हम लोग 15% खर्चा करते थे जो टोल कलेक्शन के लिए हमारा जाता था। अभी जो टेंडर निकले, अभी हम उसमें 2 से 3% तक भी टेंडर आए हैं, तो हमारा 10 से 12% इसमें सेविंग हो रहा है। तो ये भी 85,000 करोड़ में पकड़ेंगे तो 8-9 हज़ार करोड़ वही सेविंग है। दूसरा, जो कैश ट्रांजैक्शन बंद करने से ट्रांसपेरेंसी आई है, उसके भी लूप होल निकल गया है और लोगों को तकलीफ नहीं होगी, कहीं रुकने की जरूरत नहीं, कहीं क्यू नहीं, कहीं लाइन नहीं, किसी प्रकार की ये नहीं रहेगी। और अगर कोई डिफॉल्ट करता है, वैसी संभावना नहीं के बराबर है, तो हमने वाहन के साथ और आरटीओ सर्विसेज के साथ जोड़ा है। अगर आपने टोल नहीं दिया और जब गाड़ी बेचने के लिए जाओगे तो आपको पहले ये सब ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप गाड़ी बेच सकोगे। जैसे हम लोग एमएलए एमपी चुनाव लड़ते हैं, तो हमें चुनाव का फॉर्म भरने के पहले अलग अलग डिपार्टमेंट के एनओसी लेने पड़ते हैं और फिर हमको कोई एमएलए हॉस्टल का किराया, कहीं रेस्ट हाउस का किराया सब भरना पड़ता है। तो ये सिस्टम से कोई उसको पैसा भरना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी। तो नेचुरली ये जो नई सिस्टम आई है, इसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हमने पहले इसमें 10 प्लाजा को ऑलरेडी अवार्ड किया है और 6 जो है वो कंस्ट्रक्शन में है और 105 टोल प्लाजा इसका टेंडर हमने भी फ्लोट किया है। और इस साल दिसंबर तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह ये नई सिस्टम जो है मल्टी लेन फ्री फ्लो इस पे ऊपर ट्रांसफर होंगे, तो आपको रोड पर ये टोल नाका रोकने की तकलीफ कहीं नहीं होगी। ये भी इसके साथ हमने किया है। और ये जो इनविट का मॉडल है, अब आने वाले 2026 तक एंड तक हम और 3.5 लाख करोड़ रुपए का ये इसमें लाएंगे। और जैसा मैंने मेरे भाषण में बताया था कि इसके अलावा हम बीओटी में काम कर रहे हैं, हाइब्रिड एन्युटी में काम कर रहे हैं और पूना में हमने 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, जिसमें चाकंड शिकरापुर तड़ेगांव वो रोड है, फिर उसके बाद पुणे सोलापुर, पुणे अहमदनगर वो है, फिर पुणे नासिक फाटावाला है, जहां हम एक सिंगल पिलर पर 3-3 लेन के रोड बना रहे हैं। फिर पुणे से औरंगाबाद 2 घंटे में एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और एग्जिस्टिंग रोड में भी अच्छा कर रहे हैं, जो पुणे अहमदनगर औरंगाबाद संभाजीनगर है। तो एक प्रकार से पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रिस्पांस, चाहे वो इनविट के द्वारा हो, टीओटी के द्वारा हो, बीओटी के द्वारा हो, हाइब्रिड एन्युटी के द्वारा हो, और ईपीसी में करने के बाद हम उसको मोनेटाइज करते हैं। तो एक बहुत अच्छा रिस्पांस इंफ्रास्ट्रक्चर में मिला है और आज का जो रिस्पांस मिला है वो बहुत ही हिस्टोरिकल और ऐतिहासिक रहा है। मैं इनविट के जिनका चेयरमैन गिरधर अरमाने जी और एनएचआई के चेयरमैन हमारे संतोष यादव जी, मेंबर फाइनेंस राजेंद्र कुमार और उनके टीम को और विशेष रूप से ऑल स्टेक होल्डर्स को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हिंदुस्तान के ये इस हमारे इकोनॉमी में इस प्रकार का रिकॉर्ड पहली बार प्रस्तापित हुआ है। इस सरकारी ओन कंपनी ने इतना रिकॉर्ड ब्रेक इन्वेस्टमेंट मिलाई है, इसलिए मैं इन्वेस्टर को भी धन्यवाद देता हूँ। इस विषय के संबंध में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछिए। Request you all to kindly raise your hands before questioning and request one question at a time. If time permits, हम लोग दूसरा राउंड शुरू करेंगे। सर, आपने आपके स्पीच के दौरान ये कहा कि द इशू इज इम्प्लीमेंटेशन, और जैसे आप इशू इज इम्प्लीमेंटेशन और कैसे आप 8.5 नहीं, ऐसा नहीं कहा था मैंने ये कहा था कि हमारा बजट 3,20,000 करोड़ का है और हम लोग अभी जो पैसा खड़ा कर सकते हैं वो कम से कम 3.5 से 5 लाख करोड़
खड़ा कर सकते, इतने एसेट हमारे पास है अभी तुरंत। पर यह करने के लिए जब हमारे पास 8.5 लाख करोड़ होंगे तो हमारा खर्चा करने की जो क्षमता है, जो प्रोजेक्ट मंजूर है, वो उसकी संख्या ये 3-3.25 लाख करोड़ के ऊपर, 3.5 लाख करोड़ के ऊपर नहीं जा रही। तो ये जो प्रोजेक्ट अवार्ड करने में रिसोर्सेस ये जो अड़चन होती ये नहीं है, पर इसका डीपीआर बनाना, लैंड एक्विजिशन 90% करना, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना, ऑल टाइप ऑफ क्लियरेंसेस करके फिर जाना, तो इस प्रोसेस को और गति से बढ़ाना होगा। ये बात मैंने कही, तब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। सर FY26 की अब तक की बात की जाए तो जो स्पेंडिंग है ऑन न्यू हाईवेज, इट्स नॉट कीपिंग अप पेस विथ द टारगेट्स। तो FY27 में हम इसकी तरफ कैसे देख रहे हैं, सो दैट जो स्पीड है वो इंक्रीज की जाए? सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमने कंस्ट्रक्शन में 7 वर्ड रिकॉर्ड किए हैं। हमने किलोमीटर में हम लोग 40 तक गए थे, अभी थोड़ा हमने स्ट्रिक्ट करने के कारण हम इस साल अभी मार्च का भी डिक्लेयर होगा और 32-34 पे होंगे। हमने टारगेट 60 किलोमीटर का रखा था, पर अभी तक हम उसमें कामयाब नहीं हुए। अब कर सकते, पर उसके लिए हमको अवार्ड बढ़ाना पड़ेगा। अवार्ड बढ़ाने के लिए लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, रेलवे क्लियरेंसेस, बैंक के फाइनेंशियल क्लोजर, ये सब फास्ट करेंगे तब काम शुरू होंगे। तो बाकी बातों को उस गति से, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल होने के बाद उसको उस गति से बढ़ाना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी टास्क है और इसको हम गति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने कहा 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, उसमें से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड भी है। आपका टारगेट 16 किलोमीटर का जो था वो अचीव नहीं हो पाया, लेकिन ये टारगेट और वर्ल्ड 16 नहीं 60 कहा था जी, सॉरी। लेकिन ये टारगेट और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में ये ऐसा भी हो रहा है, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है, कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं बराबर रहती नहीं है। जैसे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे हुआ, उसका रोड क्वालिटी बराबर नहीं है। मुंबई गोवा हाईवे है, वो आज तक इनकम्प्लीट ही है, तकरीबन 15 साल उससे हो गए, वो इनकम्प्लीट है। फिर ऐसे कई और प्रोजेक्ट्स है जिधर ब्रिज थोड़े ढस गए हैं या गड्ढे हो गए, इसके बारे में क्या है? मुंबई गोवा अभी 93% पूरा हुआ है और अभी मैं शायद 10 अप्रैल को इस रोड पर खुद इंस्पेक्शन के लिए जाने वाला हूँ। और प्रोजेक्ट में अभी भी लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम, दिक्कतें थी। जो ही मैंने बताया कि पहले हमने जब प्रोजेक्ट अवार्ड किए थे तो 20% लैंड थी और अवार्ड कर दिया और प्रोजेक्ट फंस गए। फिर कुछ जगह कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रॉब्लम आए, ऐसे धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम थे वो आएंगे नहीं। और क्वालिटी के बारे में जहाँ तक हमारी बहुत कम कंप्लेंट्स हैं, हमने नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और जहाँ भी है हमारी डिफेक्ट लायबिलिटी होती है। अब ये 10 साल 15 साल तक बढ़ाई है, तो जो भी काम खराब होता है कॉन्ट्रैक्टर को अपने पैसे से उसको ठीक करना पड़ता है। तो जो बिटुमिन रोड होते हैं, यहाँ बरसात ज़्यादा आती है, पानी लॉगिंग होता है, तो कुछ जगह पर होते हैं, पर बाय एंड लार्ज हमारे रोड में क्वालिटी की कंप्लेंट नहीं के बराबर है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि मैं केवल नेशनल हाईवे का मंत्री हूँ। मेरे सोशल मीडिया पर जो भी रोड का प्रॉब्लम आता है सब मेरे नाम पर बिल फाड़ देते हैं और मुझे पूछते थे आप ध्यान दो। तो बेसिकली आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल हाईवे। और जो मुंबई गोवा की बात आप कर रहे हैं वो लगभग अब ये 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत देरी हुई है, समस्याएं बहुत आई है और ये 2010 में ये उस समय महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने अवार्ड किया हुआ प्रोजेक्ट था। फिर उसके दिक्कतें थी, अब वो दूर हुई है। इसके बाद ऐसे कुछ रोड है जहाँ फॉरेस्ट ने अटकाए थे, तो वो हमने अभी जैसे नागपुर से बैतूल इटारसी फॉरेस्ट के कारण बहुत दिनों से फंसे थे, वो क्लियर हो गए। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले ही क्लियरेंस ले लेते हैं, तो अब वो दिक्कतें नहीं है। सर, जस्ट एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था। इनविट मॉडल के तहत हम लोग कितना जो है मिनिस्ट्री फंड जो है आने वाले समय में जो है एकत्रित कर रही है, और दूसरी बात कितने टोटल एसेट्स इसके जरिए मॉनिटाइज किए जाएंगे ऑल ओवर द कंट्री? बताइए। इनविट के तहत ये साल हम 15,000 करोड़ के बजट किए हैं एज पर द बजट डॉक्यूमेंट्स। हमारा अगला 3 साल का
एसेट मॉनिटराइजेशन स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट हो गया है और हर साल हम जो एसेट मॉनिटराइजेशन के लिए जो एसेट्स हम प्रिपेयर करते हैं उसका एक लिस्ट भी बना के पब्लिक डोमेन में सब स्टेक होल्डर्स के लिए डाल रहे हैं। तो जो भारत सरकार का जो नेशनल मॉनिटराइजेशन प्लान है जो अगले 5 साल का, उसमें जो भी हमारे जो रोड सेक्टर के जो टारगेट्स हैं हम पूरी तरह अचीव करेंगे। यस ऑपरेशनल रोड्स। इनविट है, टीओटी है, फिर बीओटी अलग है पर अलग टाइप का जहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है। और अभी 26 दिसंबर तक हमें जो प्लान है उसमें 3.5 लाख करोड़ तक जाने का है। तो धीरे धीरे जाएंगे। अभी आज हम लोग जब आज आए तो वैसे कैपिटल मार्केट के लिए आज का दिन बड़ा, आपको भी पता है कि इंटरनेशनली कैसी स्थितियां हैं, स्टॉक मार्केट डाउन हो रहा है। तब समय हमने हिस्टोरिकल सक्सेस मिला कर हमको लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट दी। दैट इज द इंडिकेशन दैट कि कितना विश्वास एनएचआई के ऊपर है। ये बहुत कठिन स्थिति में एक अच्छा रिस्पांस, ये एक प्रूवन केस एनएचआई के लिए भविष्य के लिए बहुत मजबूत बनी है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जनरली जो होता है स्पेशली इनविट मॉडल से वो लॉन्ग टर्म यील्ड वाला होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली इससे फिर दूर रहते हैं जैसे अभी तक रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये इज दिस मोर रिस्की फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इन दैट सेंस, इज दैट वाई दे स्टे फार अवे, और कि वो अब चेंज हो रहा है क्योंकि आपका भी सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा है तो भरोसा तो है, बट क्या ये रिस्की है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? अभी आपकी बात का रिस्क का आर भी कहीं नहीं है। उल्टा प्रॉब्लम ये है कि मैं सेबी हमको इसमें कंट्रोल करती है। पहली बार जब हमने शायद 25% रखा था ना पब्लिक के लिए, अब मैं तो यह कहता हूं कि इसको धीरे धीरे काफी बड़े प्रमाण में हम लोग, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ यानी संपत्ति का विकेंद्रीकरण करना और छोटे छोटे लोगों को धनवान बनाना, यही तत्व होता है। तो अभी जैसे पत्रकार है, आप रिटायर्ड होने के पहले अगर आप इनफिट में पैसे डालेंगे तो आपको 8.05% एश्योर रिटर्न मिलेगा। और अभी जो इनविट मॉडल मैंने 2 साल पहले दिया था उसकी कीमत 140 हो गई। तो नेचुरली ये जो आपका बेनिफिट है उसको बहुत अच्छा है। और इसलिए रोड यूजर अब रोड ओनर बने, रोड का मालिक बने और धीरे धीरे उसमें बड़े प्रमाण पर हो। और इसके नियम जो होते हैं वो सीबी से अप्रूवल करके हमको करने पड़ते हैं, उस प्रपोर्शन में हमने दी। कुछ भी नहीं। टू आंसर योर क्वेश्चन, जो टोल का कम वॉट में 1 अप्रैल को टोल रेट बढ़ जाता है, इट्स इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो जो जिसने हमारा ये इन्वेस्ट किया है ये उसको श्योरिटी है ए। दूसरा जो रोड है, रोड उसकी जो आप जो इन्वेस्टर्स को ऑफर की गई है उसकी एक टोलिंग हिस्ट्री है, पहले पूरी टोलिंग हिस्ट्री, इस्टेब्लिश टोलिंग हिस्ट्री है। दैट्स व्हाई यू सॉ इट दिस। थर्ड, जो हम लोग इनविट को दे रहे हैं इसका 15 साल के कंसेशन पे दे रहे हैं। तो मतलब टोल इन्फ्लेशन इंडेक्स हो गया, पुरानी, इट्स नॉट न्यू रोड, पुरानी हिस्ट्री है, प्लस एक लॉन्ग सस्टेन पीरियड है। तो दैट्स व्हाई इट्स सर, इनविट इज बेटर फॉर ऑल टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। कोई पर हमारा जो होता है वो सेबी के कानून के मुताबिक 15 साल का होता है। छोटा शॉर्ट टर्म का हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं है। सर, आपने अपने स्पीच में कहा था कि 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अगले 15 दिनों में उसकी घोषणा होगी। तो ये किन प्रांतों में है ये देश के, और कौन से प्रोजेक्ट्स रहेंगे ये? मुझे आपको सुधारूंगा, मैंने केवल पूना शहर में 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की बात की। इसमें से एलिवेटेड रोड है 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, तड़ेगांव, चाकण, शिक्रापुर, पुणे, अहमदनगर, फिर इसके साथ पुणे, सोलापुर, फिर पुणे, नासिक। ये जो शहर के अंदर से जाते हैं वहाँ सिंगल पिलर पर, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। ऐसे हम लोग करीब 4 प्रोजेक्ट पूना में महाराष्ट्र स्टेट पीडब्ल्यूडी कारपोरेशन को दिए। उन्होंने टेंडर भी निकाल रहे हैं और अवार्ड भी होंगे 3-4 दिन में, और 15-20 दिन में भूमि पूजन भी होगा। फिर इसमें पुणे से औरंगाबाद
ये 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के कारपोरेट को दिया है। एग्जिस्टिंग पुणे अहमदनगर जो रोड है वो कंक्रीट का नया फिर से रोड बनेगा, उसमें फ्लाईओवर जगह जगह पर बनेंगे। और वो जो रोड है उसके जो टोल नाका है वो 10 साल 15 साल के लिए मोनेटाइज करेंगे, उसके अगेंस्ट उनको 3,000-4,000 करोड़ मिलेंगे। वो पैसे से ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो नया बन रहा है पुणे से औरंगाबाद, जो बीड जिले की तरफ से जाता है अहमदनगर के उधर से, वो रोड बनेंगे और दोनों रोड को हमने एक कर दिया है। तो ये इस प्रकार का प्रोजेक्ट 15,000 करोड़ का वो एक है। अब जो आखिरी प्रोजेक्ट है जो पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से जाते हैं तो एक वेस्टर्ली बाईपास लगता है। अभी प्रोजेक्ट रिलायंस के पास था, थोड़े डिस्प्यूट हुए थे उसमें, और उसमें अभी एक्सिस बैंक के साथ उन्होंने उनके अधिकार का रिप्लेस करने का कुछ कोर्ट में मैटर चल रहा है। उसका अब हम डीपीआर बना रहे हैं करीब 6,000 करोड़ का। और वेस्टर्ली बाईपास के ऑलरेडी हम लोग सर्विस लेन के लिए रोड ऑलरेडी बनाने का ऑर्डर दे दिया है, और इस रोड को फिर हम लोग ऐसे 3 लेन में फ्लाईओवर बनाकर ये पुणे सातारा की कनेक्टिविटी है, ये 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इन प्रोसेस में है। फिर इसके अलावा मुंबई से पूना एक्सप्रेस हाईवे जब मैंने बनाया था तब पहले उसके पहले पूना मुंबई ओल्ड हाईवे था, तो ये पनवेल से उसके पहले ही शिव से क्या दीव उधर से जो ठाणे जिले से आता है पनवेल में, तो वहाँ से लेकर पूना तक ये जो ओल्ड मुंबई पूना एक्सप्रेस हाईवे है उसको 2030 तक महाराष्ट्र सरकार को हमने दिया था, उसका कालावधि खत्म हो रहा है। उसका डीपीआर एमएसआरडीसी बना रही है और ये 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हम करेंगे, और उसके बारे में अब डीपीआर बनने की शुरुआत हुई है। और 2030 में जो अभी टोल दिया है वो कैंसिल होगा, प्रोजेक्ट हम वापस लेंगे और फिर हमारी एनएचआई के तरफ से ये प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें से ये 6-7 प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ के हैं, उसमें से 4 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन अभी एक 15 दिन में होगा। सर, ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बारे में जो एक मिसिंग लिंक है, जो कि जो टनल है, जो अभी अगर हाल में देखें तो काफी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हुए, लोगों को काफी दिक्कत का सामना फेस करना पड़ा है। पहले बात तो ऐसी है कि हाँ। ये पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे मैंने बनाया था तब मैं महाराष्ट्र का मंत्री था। हाँ। ये हाईवे अब मेरे पास नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है। वो शायद 1-2 महीने में वो लिंक ओपन कर रहे हैं। पर दूसरी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जेएनपीटी से ये जो अटल ब्रिज से जाने के बाद हम लोग जब जेएनपीटी की तरफ जाते तो 4 किलोमीटर के ऊपर हम मुंबई से पूना के लिए नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। ये मुंबई से बेंगलोर 5 घंटे में होगा, और इसमें पहला पैकेज पागोटे वाला पैकेज है, उसका अभी लैंड एक्विजिशन चल रहा है, 70% हुआ है। ये 90% होगा तो पहला पैकेज होगा, और उसके बाद में ये हम पूना तक आएंगे और पूना के रिंग रोड को जोड़ेंगे, और पूना के रिंग रोड से पूना फल्टन तक बेंगलोर तक एक नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे। अभी जैसे पूना से साउथ में जाने के लिए 2 रोड है, एक पुणे से सोलापुर और पुणे से कोल्हापुर। और अभी हम नया रोड बना रहे हैं कि पुणे जो साउथ उत्तर का ट्रैफिक है वो साउथ में जाने वाला मुंबई पुणे आएगा ही नहीं, वो सूरत के बाद रुकेगा। जो अपना नया वाधवान पोर्ट बन रहा है उधर से डायरेक्ट एक रोड हम बना रहे हैं जो डायरेक्ट दिल्ली मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग से जोड़कर ये हमारा जो हाईवे बन रहा है सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से कोचीन, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, बेंगलोर, कन्याकुमारी, पूरा साउथ को। तो ये पूरा उत्तर का ट्रैफिक उधर से ही डाइवर्ट हो जाएगा, तो ये मुंबई आएगा ही नहीं, पुणे आएगा ही नहीं। तो ये पूरा साउथ का ट्रैफिक डाइवर्ट होने के कारण मुंबई, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर का काफ़ी डिकंजेशन होगा, जो कंजेशन है वो दूर हो जाएगा। और ये चेन्नई से दिल्ली का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा। तो ये टोटली अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, और आप जो पूछ रहे हैं वो केवल महाराष्ट्र सरकार का है, वो 2 महीने में होने वाला है, ऐसा मैंने सुना है। ज़्यादा डिटेल वही बता सकते हैं। ठीक है।
आपने कहा कि आप जो लैंड एक्विजिशन है अभी नए प्रोजेक्ट्स के लिए वो प्री क्लियरेंस ले रहे हैं और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से भी प्री क्लियरेंस ले रहे हैं। तो सर ये प्रोजेक्ट में कितने ट्रीज अफेक्ट हो रहे हैं और उसके कुछ रिप्लेसमेंट या कहीं और प्लांटेशन का कुछ प्लान है NH? बहुत प्लान है, बहुत काम चल रहा है सर आप जितना क्योंकि सोच रहे हैं, सर्वाइवल उससे कई रेट गुना ज्यादा है। सर्वाइवल रेट 10 आप to imagine 30% नहीं कर पाओगे है। इतने रोड। आप कहीं भी देश में जाएंगी, आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो 5 लाख करोड़ के काम हो रहे हैं, कश्मीर में जाओगी तो 1.5 लाख करोड़ के काम हो रहे हैं। आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला अब लगभग बनकर तैयार हुई है। उत्तराखंड में मानस सरोवर तक का रोड बन रहा है। ये जो अपना बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 12,000 करोड़ का वो जो हमारा वो भी रोड लगभग पूरा होते आया है। अभी पंढरपुर से देव और आळंदी से पंढरपुर, देव आळंदी दोनों पालकी मार्ग अब मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, वो भी लगभग पूरा होते हुआ है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे, प्रोजेक्ट की कमी नहीं है। अब लाइट मूड में बताता हूँ, हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ती है और ऑटोमोबाइल ग्रोथ होती है, ये दोनों इतना फास्ट बढ़ रहा है तो रोड भी बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए रोड की वायबिलिटी भी बढ़ती है। सर फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से जो आप क्लियरेंस लेते हैं उसमें कितने ट्री कटिंग होने की एक्सपेक्टेशंस है और उसको आप रीप्लांटेशन करने वाले हैं क्या? क्योंकि अभी हम और लोग- उसके सर्वाइवल हमारा के लिए already कुछ हर साल 3,20,000 करोड़ का बजट है। उसके अलावा हम BOT हाइब्रिड एन्युटी कर रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट लाइन में काफी लगे हुए हैं, हर स्टेट में लगे हुए हैं। पर सर महाराष्ट्र में ही 5 लाख करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट सर कुछ हाईवेज पे मियावाकी पद्धति से ट्री प्लांटेशन किया जा रहा है जिससे फॉरेस्ट बिल्डअप हो रहा है आसपास के एरियाज नहीं, में। अलग अलग प्रकार का। ये हमारे नागपुर में, यस नागपुर से हिंगन घाट इस रोड पर किया है। यस। कुछ जगह अलग अलग प्रकार के सिस्टम से किया है। So sir, government is planning to implement this kind of forest building in another वो highways. एरिया टू एरिया वहाँ की स्पेसिस को लेकर अलग अलग प्रकार से ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। अभी तक हमने 78,000 या लाख कितना है जो ट्रांसप्लांटेशन किया? सर हमने लगभग 90,000 90,000 ट्री ट्रांसप्लांट किए हैं सर्वाइवल रेट 80% है। और सर्वाइवल रेट उसका 80% है। और हमने 4 करोड़ 30 लाख ई टैग किया है, नए ट्री को हमने प्लांट किया है और ग्रीन हाईवे करने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। Okay, thank you sir. लास्ट क्वेश्चन। मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके वजह से काफी कमोडिटी प्राइस बढ़ी है। कल शाम काफी करेक्शन भी हुआ है ऑयल में, अगर हम लिमिट करेंगे तो आफ्टर एक पोस्ट बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प। लेकिन सर फ्रॉम अ रोड बिल्डिंग सेक्टर पर्सपेक्टिव ये कमोडिटी इन्फ्लेशन को आप कैसे देखते हैं? कुछ इम्पैक्ट होगा क्या इस पे? एंड सेकेंडली अलाइड टू द कॉन्फ्लिक्ट ये ऑयल पे जो हमारा रिलायंस है वो चीज सामने आई है आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट, तो देयर इज ऑल्सो डिमांड फ्रॉम डिस्टिलर्स टू इंक्रीज द इथेनॉल ब्लेंडिंग टू 30%। तो उसके पास उसकी तरफ भी सरकार सोच रही है क्या? सर आपका विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे मिनिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, अलग से मैं आपको इसकी जानकारी बताऊँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभारी हूँ।